Hello everyone. We are going to start class 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 10 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। इस मतलब क्लास 6 की हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है और इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक देखना है, नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से सुनते रहना, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। मरुतसामी एंड द आयरन पिलर। मरुतसामी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो उसके जो ब्रदर थे ना वो उसकी व्हील चेयर को डस्टी स्टोनी पाथ कुतुब मीनार पर जो था उसके मेटल रैंप से ऊपर मतलब कुतुब मीनार तक ले जा चुके हैं। रास्ता काफी टफ था लेकिन फिर भी वो फेमस आयरन पिलर तक अब पहुंच चुका है मरुतुसामी, और ये उसके लिए एक अनफॉरगेटफुल एक्सपीरियंस था। तो देखिए, द आयरन पिलर जो कि महरौली पे मौजूद है, वो काफी जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन की स्किल्स थी ना उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। ये जो आयरन पिलर है इसे आयरन से बनाया गया है, 7.2 मीटर हाई है और 3 टन इसका वेट है। आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था। हमें हम इस डेट का इसलिए पता चलता है क्योंकि इधर एक इंस्क्रिप्शन है इस पिलर पे, जो कि एक रूलर जिनका नाम चंद्रा है उसको मेंशन करती है। तो हो सकता है ये चंद्रा गुप्ता डायनेस्टी वाले चंद्रा हो। और इस पिलर के बारे में और क्या खासियत है कि ये मतलब 15 ईयर्स 100 ईयर्स पुराना है और अभी तक इसको रस्ट नहीं हुआ, ये जंगरा नहीं है पिलर। मेटलर्जी, जो एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट थे ना, उन्होंने आज मेटलर्जिकल हिस्ट्री में काफी कंट्रीब्यूशंस दिए हैं इस वर्ल्ड को। आर्कियोलॉजिक्स आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चलता है कि हड़प्पन्स जो थे ना वो मास्टर क्राफ्टमैन थे और उनको कॉपर मेटलर्जी की भी नॉलेज थी, और वो ब्रोंज बना देते थे कॉपर और टिन को मिक्स करके। तो हड़प्पन्स तो जो थे वो ब्रोंज एज से बिलोंग करते थे, तो उनके जो सक्सेसर थे मतलब उनके वारिस या उत्तराधिकारी वो आयरन एज से बिलोंग करते थे। और इंडिया धीरे धीरे इंडिया ना काफी मतलब एडवांस टाइप के आयरन बनाता था, जैसे फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन और कास्ट आयरन। ये वो आयरन पिलर है, देख लो आप फोटो में भी। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो देखो, द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्संस आर आल्सो पेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड। जो हमारे क्राफ्ट पर्संस थे ना पहले के, उनकी स्किल्स आज भी दिखती है उन स्कल्पचर्स मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जो आज सरवाइव कर गए, जैसे कि स्तूपा। जो शब्द है ना स्तूपा, इसका मतलब ही होता है एक माउंड। माउंड मतलब एक टीला। तो काफी तरह के स्तूपास है, जैसे राउंड और टॉल भी है, बिग और स्मॉल भी है। तो उनमें कुछ कॉमन फीचर्स है, जैसे स्तूपा में ना एक स्मॉल बॉक्स रखा दिया जाता है उसके हर्ट में, उसके सेंटर वाले एरिया पे। और हो सकता है इस बोन, ये जो वो होता है ना बॉक्स, इसमें रिमेन्स हो, जैसे बॉडी के रिमेन्स होते हैं, टीथ, बोन या एशेस वगैरह। हो सकते बुद्धा के या उनके फॉलोअर्स के रिमेन्स होते हैं, हो सकते हैं इनमें। और इस तरह की भी चीजें हो सकती है जैसे प्रीशियस स्टोन्स और कॉइन्स। ये जो बॉक्स होता है ना जिसमें ये रिमेन्स, प्रीशियस स्टोन्स, कॉइन्स रखे जाते हैं, इसे रेलिक कास्केट कहा जाता है, जिसको अर्थ से माटी से कवर कर दिया जाता है। उसके बाद एक मड ब्रिक या बेक ब्रिक की लेयर लगा दी जाती है और उसके बाद एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उसको कार्व्ड स्टोन स्लैब से कवर कर दिया जाता है कई बार। तो अक्सर देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब बॉक्स बॉक्स के ऊपर बॉक्स को कवर कर दिया अर्थ से, फिर मड ब्रिक की लेयर, फिर डोम, फिर उसको भी स्टोन स्लैब से कवर कर दिया। तो कभी कभी एक पाथ बना दिया जाता है इस तरह के स्तूपा के अराउंड, जिसको प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। और इसको रेलिंग से सराउंड कर दिया जाता है प्रदक्षिणा पाथ को। और इस पाथ में एंट्रेंस जो होती है वो गेटवेज के थ्रू हो जाती है। तो डिवोटीज इस तरह के स्तूपा के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक डिवोशन भक्ति का संकेत दिखाते हुए। तो ये जो रेलिंग्स होती है, गेटवेज होते हैं, इनको किस स्कल्पचर से डेकोरेट भी कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो इधर भी कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है फोटो में भी। तो ये जो फोटो है ना इधर, ये फोटो देख लो आप पहले। इस फोटो में एक स्तूपा दिखाया हुआ है, द ग्रेट स्तूपा, जो कि सांची मध्य प्रदेश पे लोकेटेड है। ये स्तूपा है ना आज से कुछ सेंचुरीज पहले बना था। ये जो ब्रिक माउंट है ये शायद हो सकता है अशोक चक्रवर्ती, ये जो सम्राट अशोक थे इनके टाइम के, और रेलिंग्स और गेटवेज बाद की बनाई हुई होंगी। तो अमरावती, अमरावती एक एरिया है जिधर ना एक मैग्निफिकेंट स्तूपा एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था। और इस तरह के, और यहाँ पे जो स्तूपा था ना उस पे स्टोन कार्विंग्स डेकोरेशन के लिए यूज की गई है, जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले बनी हुई थी। और भी बिल्डिंग्स थी जिनको जो बनती थी, जैसे रॉक है कोई, रॉक को अंदर से होलो कर लिया, खोखला कर दिया, फिर उससे आर्टिफिशियल केव्स बन गई इस तरह से, किसी रॉक, बड़ी रॉक को होलो करने से। तो इस तरह की जो आर्टिफिशियल केव्स बन जाती थी ना, इनमें कई बार बढ़िया से डेकोरेटेड स्कल्पचर्स और पेंटेड वॉल्स भी मिलते हैं।
काफी हिंदू टेम्पल्स जो थे ना वो इसी टाइम पर बने थे जबकि बात कर रहे हैं। तो जो डेटीज है जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, इन श्राइन्स में वर्शिप किए जाते थे। और ये लेफ्ट में ये स्कल्पचर है वो अमरावती का, जिसके बारे में अभी बात की है इधर कि मिला है 2000 साल पहले। और ये जो मैंने बताया आपको कि काफी टेम्पल्स भी बने थे इसी टाइम पर, हिंदू टेम्पल्स। तो जिनमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे डेटीज को वर्शिप किया जाता था। तो इनमें क्या होता था, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता था ना टेम्पल का, उसे कहते थे गर्भगृह। एक ऐसा रूम जिसे गर्भगृह कहते थे, और इसमें चीफ डाइटी जो भी मतलब मंदिर के मेन डाइटी है उनकी इमेज रख दी जाती थी। और यही वो जगह थी जहाँ पर प्रीस्ट रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और डिवोटीज अपनी प्रेयर्स ऑफर करते थे डिवोटी डाइटी को। तो ये देखो आप इस फिगर में, ये ना एक अर्ली टेम्पल है भीतरगांव का। भीतरगांव जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये आज से 1500 साल पहले बना था, और ये बेक्ड ब्रिक्स और स्टोन का बना हुआ है। और ये राइट साइड में महाबलीपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल्स है। ये टेम्पल्स है ना सब एक बड़े स्टोन पीस से ही कार्व किए गए हैं, सिंगल स्टोन पीस से, इसीलिए इन्हें मोनोलिथ कहा जाता है। ब्रिक स्ट्रक्चर्स जो थे ना देखो मोनोलिथ्स में, ये इन जो एक ही स्टोन से कार्व किए गए हैं, मतलब हथौड़ा छेनी यूज कर करके। तो क्या होता है, घर बनाते हो आप तो वॉल्स हमेशा कंस्ट्रक्ट करते हो तो नीचे से ऊपर की तरफ करते हो, लेयर बाय लेयर ब्रिक चढ़ा के। लेकिन जब इस तरह के स्कल्पचर्स बनते हैं ना, स्कल्पचर्स, तो इनको ऊपर से नीचे की तरफ कार्व करना पड़ता है। जैसे पहले रॉक को काट के फिर ये पहले ये छत वाला हिस्सा बनेगा, फिर नीचे आते जाएंगे। तो ये एक बात नोट करने की है। तो जैसे देखो भीतरगांव का केस है, तो इधर देखो एक टावर भी कंस्ट्रक्टेड है गर्भगृह के टॉप पे, जिसे कह देते हैं शिखर। देखो ये शिखर वाला हिस्सा, तो ये शिखर मार्क करता है कि ये एक सैक्रेड प्लेस है। तो शिखर बनाना काफी प्लानिंग भी मांगता है। तो काफी जो टेम्पल्स होते थे ना उनमें एक स्पेस होता था जिसे कहते थे मंडप। मंडप वो जगह थी जहाँ पर लोग असेंबल होते थे। देखो महाबलीपुरम और ऐहोल वो जगह थी जहाँ पे काफी स्टोन टेम्पल्स बने थे। जैसे कि ये देखो, ये ना दुर्गा देवी जी का एक टेम्पल है जो कि ऐहोल में करीब आज से 1400 ईयर्स पहले बना था। हाउ आर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट, देखो काफी स्टेजेस होते हैं एक स्तूपा या टेम्पल बनाने के। यूजुअली किंग्स और क्वींस, क्योंकि ये स्तूपा और टेम्पल बनाना काफी पैसा लगता है ना इसे बनाने में। तो यूजुअली किंग्स ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसको बना देंगे। पहले क्या होता है देखो, पहले तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढेंगे, फिर उसको धरती से निकालेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे उस जगह पर जहाँ पे भी ये नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, स्तूपा हो या टेम्पल जो भी नई बिल्डिंग हो। तो फिर क्या होता है, फिर देखो ये जो रफ स्टोन ब्लॉक्स होते हैं इनको शेप करते हैं और कार्व करते हैं पिलर्स में, और वॉल्स, फ्लोर्स और सीलिंग्स में लगाने के लिए इन्हीं से पैनल्स बनती है। और फिर बाद में इन्हें ही सही पोजीशन में एकदम प्रिसाइजली भी रखना होता है। तो देखो ये इस इमेज में एक जैना मोनास्ट्री, मतलब जैन रिलीजन से बिलोंग करती हुई जैना मोनास्ट्री दिखाई हुई है जो कि ओडिशा में थी, उड़ीसा में है। ये जो 2 स्टोरी बिल्डिंग है ना, ये एक ही रॉक सरफेस से कार्व्ड आउट है। तो आप देखो इसमें एंट्रेंस रूम्स है जिधर जैन मॉन्क्स रहते थे और मेडिटेट करते थे इन्हीं केव्स में। देखो किंग्स एंड क्वींस, देखो राजा और रानी जो होते थे ना वो पैसा लगाते थे इनकी ट्रेजरी, अपनी ट्रेजरी में से क्राफ्ट पर्सन्स जो कि इस तरह के बढ़िया स्ट्रक्चर्स बनाते थे उनको पे करने के लिए। इसके अलावा जो लोग आते थे ना टेम्पल या स्तूपा को विजिट करने के लिए, वो हमेशा अपने साथ गिफ्ट्स लाते थे जिन्हें यूज कर दिया जाता था इन बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक एसोसिएशन है आइवरी वर्कर्स का, जिन्होंने इस तरह के बिल्डिंग के सांची पे जो लोकेटेड है उधर के गेटवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पे किया था, ब्यूटीफुल गेटवे के लिए। आइवरी वर्कर्स क्या होते हैं, मतलब हाथी के दांत होते हैं ना, जो हाथी के दांत या दूसरे मैमल्स के दांत, जो उनसे रिलेटेड जो धातुएं होती है उन्हें आइवरी कहा जाता है। ये एक स्कल्पचर है जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देखो ये जो वर्कर्स होते हैं ना, जैसे अभी आपको आइवरी वर्कर्स का एग्जांपल दिया, हो सकता है कि ये जो पे करते हो डेकोरेशंस के लिए मर्चेंट्स भी थे, फार्मर्स भी थे, गार्लियन मेकर्स भी थे, परफ्यूमर्स, मेड्स, और भी कई सैकड़ों लोग थे जिन्हें हम जानते हैं क्योंकि उनका नाम इंस्क्राइब्ड है पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, वॉल्स पे। देखो पेंटिंग्स के बारे में, ये पेंटिंग है अजंता में। अजंता में ये एक पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता। तो देखो अजंता वो जगह है जहाँ पर कुछ केव्स है जिन्हें की हिल्स में से ही होल आउट किया गया है कई सदियों तक।
तो काफी मोनास्ट्रीज जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए थी, और उनमें वो डेकोरेटेड है पेंटिंग से। एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं, जैसे होता है, क्या होता है, कई केव्स जो होती है, केव्स तो अंदर से डार्क ही होगी, अंधेरा होगा उधर, तो काफी पेंटिंग्स को बनाने के लिए टॉर्चेस की भी लाइट लगती थी। अब पता नहीं उस टाइम कैसी टॉर्चेस होती थी, दिए दिए वगैरह की होती होगी। तो कलर्स देखो, ये पेंटिंग में भी आपको क्लियर दिख रहा है, ये कलर्स मतलब आज से 1500 साल तक भी इस तरह के कलर्स एकदम सही दिख जाते हैं। मतलब कलर इनका धुंधला नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, आज तक इनका कलर सही है पेंटिंग का। और ये कलर्स बनते थे प्लांट्स और मिनरल से। आर्टिस्ट इस तरह के जो सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जिन भी आर्टिस्ट ने बनाई वो तो अननोन है आज भी। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स देखो, सम ऑफ द बेस्ट एपिक्स और पोएम्स इसी टाइम पर लिखे गए थे। एपिक्स क्या होते हैं? एपिक्स बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कॉम्पोजिशंस होते हैं जिनमें हीरोइक मैन या वेमेन का जिक्र होता है, जिसमें गॉड्स की स्टोरीज भी होती है। एक फेमस तमिल एपिक है सिलप्पड्डिकरम, जो कि एक पोएट जिनका नाम इलांगो था, उन्होंने आज से 1800 साल पहले, 1800 ईयर्स पहले कंपोज किया था। इसमें ना एक मर्चेंट जिनका नाम था कोवलन, जो कि पूहर सिटी में रहते थे, उनकी स्टोरी बताई गई है। मर्चेंट थे कोवलन जो पूहर सिटी में रहते थे, वो एक कॉर्टिसन जिनका नाम था माधवी, उनसे प्यार करते थे, उनके प्यार में गिर गए थे। और वो, क्योंकि ये कॉर्टिसन के प्यार प्यार में आ गए थे, तो वो अपनी वाइफ जिनका नाम था कन्नगी, उनको निग्लेक्ट कर देते थे। तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, कन्नगी और कोवलन, उन्हें पूहर छोड़ना पड़ा और वो मदुरई चले गए। और वहां पर क्या हुआ, एक पांड्या किंग के कोर्ट ज्वेलर ने उन्हें, उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो पांड्या किंग ने कोवलन को डेथ सेंटेंस दे दिया। तो कन्नगी, जिनको वो निग्लेक्ट कर रहे थे उनकी वाइफ को, वो अब भी उनसे प्यार करती थी। तो वो डेथ सेंटेंस के कारण बहुत ज्यादा दुख में और गुस्से में आ जाती है, जिसके कारण कन्नगी पूरे मदुरई की सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। सिलप्पड्डिकारम जो ये बुक है ना, इसमें इस तरह का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें ना पोएट कन्नगी के ग्रीफ को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कन्नगी देखो क्या कहती है, ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, मतलब जो भी उनके दुख को विटनेस कर रहा है, उन्हें सांत्वना नहीं दे सकता। यू कैन नॉट विटनेस मी। क्या ये सही है कि इज इट राइट दैट योर बॉडी, ये कोवलन के लिए कह रही है कि क्या ये सही है कि आपकी बॉडी, जो कि प्योर गोल्ड से भी ज्यादा फेयर है, वो आज धूल में पड़ी है, बिना धुली हुई धूल में पड़ी है। और इज इट जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्वाइलाइट, मतलब जो रेडिश लाइट होती है ना शाम के समय, ट्वाइलाइट के समय, मतलब संध्या काल में, सांझ के टाइम जो ये रेड ग्लो रहता है, इसमें मैं आपकी हैंडसम चेस्ट को देख रही हूँ, जो कि जो कि फ्रेम्ड है विद फ्लावर है, मतलब आपकी चेस्ट पर एक सुंदर सी फ्लावर की माला है, वो भी थ्रोन डाउन ऑन द बेयर अर्थ वेयर आई रिमेन अलोन। तो अब आपकी इस डेड बॉडी को धरती पर फेंक दिया गया है, जहाँ पे मैं सिर्फ अकेली, हेल्पलेस और अबंडन्ड हूँ, मतलब अकेली, हेल्पलेस और बिल्कुल अबला टाइप हूँ। इज देयर नो गॉड, यहाँ कोई देवता भगवान नहीं है, इस कंट्री में कोई देवता भगवान नहीं है। तो अब वो कहती है हाँ, हो भी कैसे सकता है ऐसी जगह पर कोई भी देवता है भगवान, जहाँ पर किंग की स्वॉर्ड यूज की जाती है इनोसेंट स्ट्रेंजर्स के मर्डर के लिए। इज देयर नो गॉड, नो गॉड। देखो दूसरी जो तमिल एपिक है, मनी मेक्कलाई, इन्हें आज से 1400 साल पहले सत्यनारायण ने कंपोज किया था। इसमें स्टोरी आती है कोवलन की ही डॉटर की और माधवी की डॉटर की, जो कॉर्टिसन माधवी थी उनकी और कोवलन की डॉटर की। इस ब्यूटीफुल कंपोजिशन में को काफी सेंचुरीज तक तो स्कॉलर्स पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि ये आज से कुछ कुछ हंड्रेड्स ईयर पहले ही मिली है। दूसरे जो राइटर्स थे जैसे कालिदास, संस्कृत में लिखते थे। तो देखो मेघदूत में एक जिक्र आता है। देखो कालिदास का जो बेस्ट नॉन पोएम है मेघदूत, उसमें वो मॉनसून क्लाउड को ऐसे इमेजिन कर लेते हैं जैसे वो दो लवर्स के बीच का, जो दो बिछड़े हुए लवर्स है ना, उनके बीच का मैसेंजर बन गया है। तो देखो कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं, जो उस कैसे वो उस ब्रीज को, मतलब हवा के झोंके को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि क्लाउड को नॉर्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोल्ड ब्रीज, एक ठंडी हवा का झोंका, डिलाइटेड एज इट टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, वो खुश है क्योंकि वो माटी की खुशबू से, क्योंकि उसने माटी की खुशबू ले ली है। स्वॉलन बाय योर शार्स, मतलब वो हवा का झोंका उस बादल के शार्स, मतलब रेन से स्वॉलन, मतलब थोड़ा सा उससे अफेक्टेड है, जिसे उस झोंके को इनहेल डीपली बाय एलिफेंट्स, एलिफेंट्स डीपली इनहेल करते हैं। और उस झोंके के कारण, उस ब्रीज के कारण वाइल्ड फिग्स पक जाती है और उस झोंके के साथ ही चली जाती है।
रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। देखो जो हिंदू रिलीजन है ना अपना, देखो हिंदू रिलीजन की काफी स्टोरीज इस टाइम पर लिखी गई थी, इसी टाइम पर इनमें आ जाती है पुरानास। पुराना का मतलब ही होता है ओल्ड, तो पुरानास में ना कुछ स्टोरीज होती है गॉड्स और गॉडेसेस, जैसे विष्णु, शिव, शिवा, दुर्गा और पार्वती की। इनमें डिटेल्स भी होती है कि उन्हें कैसे वर्शिप किया जाता है इन गॉड्स को। इसके अलावा इनमें कुछ ऐसे भी जिक्र है कि ये क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को लेकर भी कुछ जिक्र है, मतलब वर्ल्ड कैसे बना था, और किंग्स का भी जिक्र आता है। पुरानास को सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखा जाता है, मतलब सिंपल संस्कृत में ही लिखा जाता है, और एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी, तो हर कोई इन्हें सुन सकता है। तो हो सकता है कि उन्हें दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट। तो प्रीस्ट में जो टेम्पल्स होते थे ना, शायद वो इनको रिसाइट करते थे और पीपल आते, लोग आते थे इनको सुनने के लिए। देखो दो संस्कृत के एपिक्स है, महाभारत एंड रामायण, वो काफी समय से पॉपुलर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो हो सकता है हम में से काफी लोग इनकी स्टोरीज से काफी फेमिलियर भी हो। तो महाभारत है ना, ये महाभारत एक वॉर को, ये एक वॉर के बारे में बताता है जो कि जो कि कौरवास और पांडवास के बीच में हुई थी। कौरवास और पांडवास आपस में कजिन्स थे। देखो ये वॉर क्यों हुई थी, क्योंकि दिस वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। ये वॉर हुई थी जो कुरुज का सिंहासन था ना, उसको जीतने के लिए, और कैपिटल हस्तिनापुर को कैप्चर करने के लिए। ये स्टोरी वास्तव में बहुत पुरानी है, लेकिन जिस फॉर्म में आज इसे हम जानते हैं, ये आज से लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। तो दोनों पुराण और महाभारत दोनों को ही ऐसा माना जाता है कि व्यास जी ने कंपाइल किया है। दे आर सपोज टू बी कंपाइल्ड बाय व्यासा। भगवत गीता जिनके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर बारे में, ये महाभारत में ही इंक्लूडेड है। और रामायणा, जो कि रामायणा कौशल के प्रिंस राम की स्टोरी है, जिन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था, मतलब उन्हें जिन्हें फोर्स किया गया था उन अपने कंट्री से दूर रहने के लिए। तो उनकी वाइफ जो थी सीता, उन्हें लंका के किंग जिनका नाम था रावण, उन्होंने अबडक्ट कर लिया था, और राम को एक बैटल लड़नी पड़ी थी रावण से सीता को वापस पाने के लिए। तो वो जीत गए थे राम, और अयोध्या पे वो रिटर्न कर गए थे। अयोध्या थी कौशल की कैपिटल। विक्ट्री के बाद वो अयोध्या वापस चले गए थे। जैसे महाभारत काफी पुरानी स्टोरी है जिसे लिख दिया गया, तो वैसे ही रामायण भी काफी पुरानी स्टोरी है, और माना जाता है वाल्मीकि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के ऑथर है। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, तो देखो रामायण महाभारत ये तो बड़े बड़े पोइट्स, मेघदूत, इस तरह के पोइट्स के अलावा भी ऑर्डिनरी लोग जो थे ना, वो भी स्टोरीज सुनाते थे। पोएम्स और सॉन्ग्स को कंपोज कर लेते थे, सिंगिंग भी करते थे, डांसिंग भी करते थे, और कुछ प्लेस में परफॉर्म भी किया है उन्होंने भी। तो ये सब जो है था ना ऑर्डिनरी लोगों का काम, इनको भी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज के रूप में प्रिजर्व किया गया है, जैसे कि जातक्स और पंचतंत्रा। इस तरह की कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में इन्हें प्रिजर्व किया गया है। तो जो जातकास से स्टोरीज है ना, वो हमेशा स्तूपास की रेलिंग्स पर मिल जाती है, और अजंता की पेंटिंग्स में मिल जाती है। एक ऐसी स्टोरी इधर दिखाई हुई है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सही में। तो देखो एक टाइम था जहाँ पर क्या है, एक बहुत ग्रेट मंकी किंग थे, जो कि हिमालय में गंगा की बैंक्स पर रहते थे, और उन मंकी किंग के 80,000 फॉलोअर्स थे। तो हुआ क्या, वो सब ना एक बहुत स्पेशल मैंगो ट्री पर खाना खाते थे, जिससे बहुत स्वीट मैंगोज आते थे। तो ऐसे जो बढ़िया मैंगोज है ना, वो दूसरी जगह प्लेन्स पर नहीं उगते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक मैंगो पका हुआ गंगा रिवर में गिर गया, और वो बहता बहता वाराणसी तक बहता गया। तो वाराणसी में उधर ही गंगा रिवर पे एक किंग थे जो बात कर रहे थे, नहा रहे थे या स्नान कर रहे थे। तो उन्हें वो मैंगो मिल गया और उन्होंने वो चखा। तो उससे वो काफी खुश खुश हो गए। तो उन्होंने फॉरेस्टर्स से कहा कि, अपने किंगडम के फॉरेस्टर्स से कहा कि भाई इस ट्री को उनके लिए ढूंढो जहाँ पर इतना बढ़िया आम मिलता है, मैंगो मिलता है। तो वो ढूंढते ढूंढते हिमालय तक गए, तो उधर किंग और उनके कॉर्टियर्स को वो मैंगो ट्री मिल गया। तो नाइट में किंग ने देखा कि इस पर ना मंकीज फीस्ट करते हैं, मतलब मंकी इस पेड़ पर अपनी दावत करते रहते हैं। और तो किंग ने डिसाइड कर दिया इन मंकीज को मारना है। तो किंग ने एक प्लान बनाया इन मंकीज को मारने के लिए। तो वही मंकी किंग ने भी डिसाइड कर लिया कि इनको बचाना है। तो मंकी किंग ने क्या किया, मंकी किंग ने ना इसी मैंगो ट्री की ब्रांचेस को तोड़ा, और
एक ब्रिज बना दिया रिवर के ऊपर। और तो जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, एक तरफ तो ब्रिज रोप से बंधा होता है, एक तरफ कभी कभी कोई आदमी पकड़ लेता है या हीरो पकड़ लेता है, तो वैसे ही मंकी किंग ने एक तरफ से तो ब्रिज को बांध दिया और दूसरी तरफ से मंकी किंग ने ब्रिज को पकड़ लिया। तो जब तक उनका लास्ट फॉलोअर, मतलब ये 80,000 फॉलोअर्स उस ब्रिज को पार करके किंग से बचे, तो जब तक लास्ट फॉलोअर ने इसको पार नहीं किया, मंकी किंग ने पकड़े रखा। और लास्ट में उन्होंने, क्योंकि वो थक गए थे इतने सारे एफर्ट से, तो गिर गया मंकी किंग और उसकी डेथ हो गई। तो ये सब किंग देख रहा था। और तो फिर किंग को रियलाइज भी हुई उसकी मिस्टेक, तो उसने बहुत कोशिश भी की किंग को, उस मंकी किंग को रिवाइव करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो मंकी किंग की डेथ पे किंग भी बहुत रोया और उन्हें मंकी किंग की डेथ को और मंकी को किंग को पूरी रिस्पेक्ट दी। ये स्टोरी एक बरूद बरहूत पर मौजूद स्तूपा पर भी स्कल्पचर के फॉर्म में देखने को मिलती है, जो कि इधर दिखाया हुआ है। देखो, ये वो स्कल्पचर है। देखो, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो देखो, ये वही टाइम था जब आर्यभट्ट, जो कि एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टियम संस्कृत में लिखी थी। उन्होंने इस बुक में ये तक बताया कि डे और नाइट जो बनते हैं ना, वो सब अर्थ की रोटेशन के कारण होता है, और ये अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। उस इसी रोटेशन के कारण डे और नाइट आते हैं। लगता है ऐसा है कि सन राइज कर रहा है और सेट कर रहा है, लेकिन वास्तव में अब अर्थ ही घूम रही है। सन फिक्स्ड या सन राइज या सेट नहीं कर रहा, अर्थ ही घूम रही है। तो उन्होंने एक्लिप्सिस के लिए भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिखाई थी, मतलब ग्रहण के लिए भी उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। इसके अलावा उन्होंने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था, मतलब एक तरीका भी ढूंढ लिया था जिससे सर्कल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेते थे, जो कि आज जो फॉर्मूला है ना, उसके लगभग एकदम एक्यूरेट ही आंसर देता है। इसके अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये भी दूसरे फेमस मैथमेटिशियंस और डिस्कवरर एस्ट्रोनॉमर्स थे, जिन्होंने काफी डिस्कवरीज की है। तो देखो, जीरो और आयुर्वेद के बारे में भी एक एक आर्टिकल मिल ही गया। तो देखो, जीरो के इन्वेंशन से पहले भी न्यूमरल्स तो यूज होते थे, लेकिन इंडिया में क्या हुआ जीरो के इन्वेंशन की, तो एक सिस्टम ऐसा भी बना कि जीरो का यूज होता था, जिसमें जैसे 10, 100। तो फिर बाद में ये जो इंडिया में सिस्टम डेवलप्ड हुआ, ये अरब्स ने भी अडॉप्ट कर लिया, फिर ये यूरोप में चला गया और आज तक ये वर्ल्ड में यूज होता जा रहा है। आयुर्वेद। देखो, आयुर्वेद एक वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का, जो कि एंशियंट इंडिया में डेवलप हुआ था। आयुर्वेद के दो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे, चरक और सुश्रुत। चरक को दिखाया हुआ है टाइम पीरियड फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा, और सुश्रुत का फोर्थ सेंचुरी कॉमन एरा। चरक संहिता, जो बुक चरक ने लिखी है, इसमें मेडिसिन पर नॉलेज मिलती है। और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत काफी सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में नॉलेज देते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार आप भी रीडिंग करना, और मतलब आपका मन हो तो आपको काफी बेनिफिट ही करेगा। वीडियो को भी 2-3 बार देख लिया करो, ऑल्टरनेटिंग थोड़ा टाइम इंटरवल्स में, पूरा अच्छी तरह आपको रिवाइज हो जाया करेगा।